और बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, कौन सा? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो बच्चों इस चैप्टर से रिगार्डिंग हमने बहुत सारी बातें की थी। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के रिगार्डिंग मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी कि 1972 में क्या हुआ था, 1972 में क्या हुआ था, और इसके बाद 15 साल बाद यानी कि 1985 में क्या हुआ था, 1987 में, सॉरी 15 साल जोड़ेंगे तो 1987 में क्या हुआ था, 1992 की रिगार्डिंग बातें बची हुई थी, 1997 की मैंने आपको बातें बता दी थी। बच्चों मैंने 1972 के लिए बताया था कि 5 जून 1972 को यूएनएफए की स्थापना हुई थी। और यूएनएफए की कौन सा वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। यूएनएफए की फुल फॉर्म होती है बच्चों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और क्लब ऑफ रोम ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था बच्चों लिमिट्स टू ग्रोथ, जो कि जनसंख्या से रिलेटिव थी। अब बात करते हैं बच्चों 1987 में यहाँ पे एक मॉन्ट्रियल समझौता आया था, जो कि ओजोन परत से रिगार्डिंग बातें उसके अंदर की गई थी। एक आया था बच्चों 1987 में बर्टलैंड रिपोर्ट, जो इसमें लिखा हुआ था आवर कॉमन फ्यूचर। 1997 में क्या था बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल आया था, जिसके अंदर किसके रिगार्डिंग बात हुई थी बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग बात हुई थी। आज बात करते हैं 1992 की 2 बातें के बारे में। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि 1992 में क्या, पीछे की बातें बता दी। अब बात करते हैं बच्चों कब की, 1992 की। 1992 में क्या हुआ था बच्चों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि क्या हुआ बच्चों, 1992 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। तो बच्चों एक रियो सम्मेलन हुआ था, उसका नाम क्या बोल सकते हो तुम, रियो सम्मेलन, रियो समिट। और ये रियो समिट कहाँ पे हुआ था बच्चों, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जनेरिया, उसमें हुआ था बच्चों। और ये कब हुआ था बच्चों, 1992 में हुआ था। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा सम्मेलन था बच्चों। इस सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे, 170 देश शामिल हुए, हजारों स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए थे बच्चों, और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्या किया था, भाग लिया था। तो बच्चों ध्यान रखना, रियो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसे दूसरा नाम क्या है बच्चों, इसका पृथ्वी सम्मेलन है। इसके अंदर 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या लिया था बच्चों, हिस्सा लिया था। अब बच्चों बात करते हैं, आपको पता है कि रियो जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक था, उसका बर्टलैंड रिपोर्ट छपी हुई थी। ये जो रियो सम्मेलन के अंदर रिगार्डिंग इसके बाद में बात हुई थी। कौन सा सम्मेलन बच्चों, एक रिपोर्ट आई थी ना, बर्टलैंड रिपोर्ट। रिपोर्ट ने चेताया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। इस विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है, और रिपोर्ट में इसी हवाले में चेतावनी दी गई थी। तो बच्चों रियो डी सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई थी कि विश्व के धनी और विकसित देश, यानी कि धनी और विकसित देश किधर बच्चों, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। तो इसका मतलब बच्चों गोलार्ध ये होता है। इसके अंदर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें धनी, एक तो कौन है बच्चों, धनी, या फिर बोल सकते हो आप कौन से, विकसित देश। कौन से देश बच्चों, विकसित देश। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक एग्जांपल कि बच्चों ये सपोज करो गोलार्ध है, ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध को क्या बोला गया, धनी बोला गया। और क्या बोला गया, विकसित देश की रिगार्डिंग बोला गया कि कौन से देश आते हैं इसके अंदर, विकसित देश आते हैं। और जो नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है उसे गरीब देश बोला गया। और गरीब देश के साथ साथ इनको क्या बोला गया, वो तो विकासशील देश बोला गया। कौन से देश बोले गए उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, विकासशील देश। ये क्या है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध है, और ये कौन सा है बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध है। इसके रिगार्डिंग बातें हो रही है बच्चों, ये डायग्राम अलग है ना। तो उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि गरीब और विकासशील देश किधर दे दिया, दक्षिणी गोलार्ध। पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के परोपकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता, जो उत्तरी देश हैं बच्चों, उनकी मुख्य चिंता क्या थी, ओजोन परत की छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि। तो इनका एक दिक्कत थी, ये किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चों, ओजोन परत की तरफ। किसकी तरफ, ओजोन परत मान के चलो। और एक है बच्चों कौन सी, ताप वृद्धि, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो 2 बातों को लेकर रिगार्डिंग चिंता थी किसको, उत्तरी गोलार्ध को। बात करते हैं बच्चों किसके, दक्षिणी गोलार्ध की। और दक्षिणी गोलार्ध वाले सिर्फ किस पे डिपेंड थे, आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। तो बच्चों ये वाले, एक तो ओजोन परत, एक क्या था, ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी बच्चों, एक तो ओजोन परत, एक कौन सी वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित थे। और दक्षिणी गोलार्ध वाले जो थे वो किसको लेकर थे बच्चों, आर्थिक विकास को लेकर क्या थे, चिंतित थे। आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन, यानी कि क्या बच्चों, पर्यावरण
प्रबंधन। तो दो चीज को लेके आए थे। तो बच्चों क्या बताया इसमें, जो रियो जो सम्मेलन हुआ था बच्चों, इसमें उत्तरी गोलार्ध में बताया गया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि विकासशील देश और विकसित देश, इनके बारे में बताया गया। और इनको क्या बताया गया था बच्चों, रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई थी कि विश्व के जो धनी और विकसित देश है, कौन बच्चों, धनी और जो विकसित देश हैं यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तथा गरीब और जो विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की बात आ रही है, उनके अलग अलग एजेंडे होंगे। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं बच्चों, उनकी चिंता थी कौन सी, ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग। और दक्षिणी गोलार्ध के बच्चों, दक्षिण गोलार्ध के देशों की चिंता थी बच्चों आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन। दक्षिण देश आर्थिक विकास प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रियो सम्मेलन में किसके रिगार्डिंग बात हुई थी, जलवायु परिवर्तन के रिगार्डिंग, जैव विविधता के रिगार्डिंग और वानिकी वन से संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। और इसके अंदर बच्चों क्या था, एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। तो एजेंडा 21 में किसके तरीके से बताए गए थे, विकास के। सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि तो होगी, लेकिन आर्थिक वृद्धि ऐसा होना चाहिए कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टिकाऊ विकास कहा जाता है। तो एजेंडा 21 के रिगार्डिंग किसकी बात आई थी बच्चों, इसके विकास की बात आई थी, टिकाऊ विकास, या उसका दूसरा नाम होता है बच्चों सतत विकास। कौन सा विकास, सतत विकास। तो अगर तुमसे पूछे कि टिकाऊ विकास और सतत विकास किसे कहते हैं, तो ऐसा विकास जिसमें आर्थिक वृद्धि तो हो लेकिन पर्यावरण का नुकसान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टिकाऊ और सतत विकास। तो ध्यान रखना बच्चों, कुछ आलोचना ने कुछ कहा था कि एजेंडा का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय किधर है, आर्थिक वृद्धि की तरफ है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ कि 1992 में क्या आया था बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्य और विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन किया गया था। कौन, उस सम्मेलन को हम क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन। और ये कहाँ हुआ था बच्चों, रियो डी जनेरिया में। कहाँ पे, ब्राजील में हुआ था। कब, 1992 में हुआ था। इसमें 170 देश और बहुत सारे हजारों स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें क्या हुई थी, शामिल हुई थी। और बच्चों इसके रिगार्डिंग जो एक रिपोर्ट आई थी, बर्टलैंड रिपोर्ट, उसके रिगार्डिंग इसके अंदर बात की गई थी। इसके अंदर जो गोलार्ध थे बच्चों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बताया था, अंतर बताया था। उत्तरी गोलार्ध में विकसित और धनी देश और दक्षिणी गोलार्ध में गरीब और विकासशील देशों के बारे में बताया। और कहा गया कि जो उत्तरी गोलार्ध वाले देश हैं, उनका मानना है, उन लोग चाहते थे कि ओजोन परत का छिद्र कम हो और किसकी, ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित थे। यहाँ के लोग आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन को लेकर क्या थे, चिंतित थे। और बच्चों ये बताना पड़ेगा कि आपको रियो सम्मेलन जो हुआ था उसमें साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी को अपनाया गया था। यानी कि जो विकासशील देश है उनकी जिम्मेदारी और इनकी जिम्मेदारी में काफी अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि सभी विश्व पूरा पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, लेकिन जो सतत विकास होगा उसमें ज्यादा योगदान किसका होगा बच्चों, इसका, विकसित देशों का। और विकासशील देशों का क्या होगा बच्चों, कम होगा। रियो सम्मेलन के अंदर ही बच्चों एजेंडा 21 आया था। क्या आया था बच्चों, एजेंडा 21 आया था। और ये एजेंडा 21 किससे रिलेटेड बच्चों, सतत विकास से। अब तुमसे पूछेगा कोई कि सतत विकास किसे कहते हैं, तो ऐसा विकास जिसके अंदर पर्यावरण का हो, में जिसके अंदर आर्थिक वृद्धि हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सतत विकास कहते हैं। तो ये रियो सम्मेलन कब की कहानी है बच्चों, 1992 की। एक 1992 में बच्चों एक रिपोर्ट एक और आया था, UNFCCC, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1992 में आया था एक UNFCCC। इसकी फुल, ये बच्चों यूनाइटेड नेशन ऐप का मतलब होता है फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है बच्चों जलवायु में परिवर्तन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि UNFCCC कब आया था बच्चों, ये 1992 में आया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। सी का मतलब कन्वेंशन, CC का मतलब क्लाइमेट चेंज। जो किससे संबंधित है बच्चों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये चीज आपको समझ आना चाहिए। अगर तुमसे पूछे कोई बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि, इसी ताप वृद्धि को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ताप में जो वृद्धि होती है किन की वजह से, 3 गैसों की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे रियो सम्मेलन। तो मैंने आपको बताया था कि 1972 में 2 बातें याद करना है,
एक तो 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना, एक क्लब ऑफ रोम ने बुक की थी लिमिट्स टू ग्रोथ। इसके 15 साल बाद 1987 के बारे में 2 बातें करनी है। एक तो मॉन्ट्रियल समझौता जो कि ओजोन परत से रिलेटेड था, एक आई थी बटलैंड रिपोर्ट जिसका मतलब था आवर कॉमन फ्यूचर। एक बात आई बच्चों यहाँ पे 1992 के बारे में रिगार्डिंग बात आई थी। एक तो रियो सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं जो कि ब्राजील के रियो डी जनेरिया के अंदर हुआ था। इसमें 170 देश शामिल हुए थे, हजारों स्वयंसेवी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम शामिल हुए। इसके अंदर क्या किसके रिगार्डिंग बात होती है? जैव विविधता के बारे में, वन से संबंधित आया था। इनसे रिगार्डिंग क्या होती, रियो सम्मेलन में बातें की गई थी। और इसी के अंदर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में अंतर बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में धनी और विकसित देश हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गरीब और विकासशील देश हैं। इनके बीच में क्या बताया, अंतर। इसी रियो सम्मेलन में क्या बताया था, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का बेस बन चुका था। कहाँ पे, 1992 में रियो सम्मेलन में। और 1992 के अंदर ही इसके अंदर एक बताया एजेंडा 21 आया था। उसमें बताया था टिकाऊ व सतत विकास के बारे में बताया। सतत व टिकाऊ विकास किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा विकास जिसमें आर्थिक वृद्धि हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद बच्चों मैंने 1992 में एक चीज़ और बताई थी, कौन सी? UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, जो कि किससे संबंधित है बच्चों? जलवायु से संबंधित है। इसके 25 सवाल आती है बच्चों। डेट आती है हमारे पास 1997। इसमें क्या हुआ था बच्चों? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो कहाँ पे बच्चों? जापान में। ये किससे संबंधित है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बच्चों 3 जो हमारे पास गैस होती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसकी वजह से तापमान वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आगे वाला जो पॉइंट आने वाला बच्चों हमारे पास आने वाला है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं बच्चों। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साझी संपदा किसे कहते हैं। तो बच्चों साझी संपदा का मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप कोई बात करें कि साझी संपदा किसे कहते हैं, तो बच्चों साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ये किसके बारे में बता रहा हूँ बच्चों? साझी संपदा। संयुक्त परिवार का चूल्हा हुआ, चारागार हुआ, मैदान हुआ, कुआं हुआ, नदी साझी संपदा के क्या है? उदाहरण है। इसी तरह ये तो किसकी बात करो? एक संयुक्त परिवार की बात करो, एक समुदाय की बात करो। अगर विश्व की बात आए, इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संपूर्ण क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो बच्चों इसका मतलब वैश्विक संपदा ऐसी संपदा है जिसमें किसी एक देश का नहीं पूरे विश्व का हाथ होता है, पूरे देश का हक होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वैश्विक संपदा, या फिर क्या कहते हैं बच्चों? मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का क्या क्या आता है? जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है बच्चों, अंटार्कटिका महाद्वीप है, समुद्री सतह है और भारी अंतरिक्ष शामिल है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे पूछे कि साझी विरासत या वैश्विक संपदा के उदाहरण बताओ, तो आप ध्यान रखना एनवायरनमेंट जो कि बार पृथ्वी का वायुमंडल है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, समुद्री सतह है और क्या है? भारी और अंतरिक्ष शामिल है। तो बच्चों इन संपदाओं की सुरक्षा के लिए कुछ समझौते किए गए थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका संधि 1959 में किया गया था। मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल जो 1987 में किया गया था। एक आता है बच्चों अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार जो कि 1991 में हो चुके हैं। तो बच्चों साझी एवं वैश्विक संपदा किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी संपदा जिसपे किसी एक देश का नहीं पूरे विश्व का हक होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? साझी विरासत या वैश्विक संपदा कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका आता है बच्चों समुद्री सतह आ सकता है, पृथ्वी का वायुमंडल आता है, अंटार्कटिका आता है और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। और इसकी सुरक्षा के लिए बच्चों बहुत सारी संधि की जाती है। उसमें एक इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका संधि, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल न्यायाचार वाला। अंटार्कटिका संधि 1959 में, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 में और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में हो चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों इस अंटार्कटिका महाद्वीप की महत्व क्या है बच्चों? ठीक है, आपको बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है इसके अंदर कि अगर आपको पूछे कि इसके अंदर क्या है, इसका इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का, तो बच्चों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, कौन बच्चों? जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके अंदर क्या होता है? इस महादेश की अंदरूनी जो हिम की परत है वो ग्रीन हाउस गैस का महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? स्रोत है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है बच्चों, इसकी अंदरूनी हिमानी परत के गैस के जमाव का क्या है बच्चों? ये महत्वपूर्ण स्रोत है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में भी क्या निभाता है बच्चों? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही इसमें लाखों वर्ष पहले के वायुमंडल तापमान का पता किया जा सकता है। अगर तुमसे कोई पूछे बच्चों इस अंटार्कटिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण या इसकी उपयोगिता क्या है, तो बच्चों अंटार्कटिका महाद्वीप जो होता है ये क्या करता है बच्चों? अंटार्कटिका महाद्वीप क्या करता है? विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस महादेश की अंदरूनी जो हिमानी परत होती है बच्चों, वो ग्रीन हाउस गैसेस के जमाव के बारे में बता सकती है हमें, और साथ ही इसमें लाखों वर्ष पहले का वायुमंडलीय तापमान का भी पता किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा बचा है यहाँ पे बच्चों साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का मतलब आता है। हमने ऊपर अच्छे से पढ़ लिया है बच्चों, यहाँ पे पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों का रवैये में काफी अंतर है। उत्तर के जो विकसित देश हैं बच्चों, पर्यावरण के मसलों पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों ने किया है, अधिक विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, अगर उत्तरी गोलार्ध में कौन है बच्चों, विकसित देश है, तो इनके पास उद्योग भी ज्यादा होंगे तो बच्चों इन्हीं की उद्योगों की वजह से हमारा क्या हुआ, पर्यावरण नुकसान हुआ, तो जिम्मेदारी इनकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो विकसित देशों ने औद्योगिक विकास से पहुंचा है, यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई भी की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश बच्चों अभी औद्योगिक प्रक्रिया से क्या करें, गुजर रहे हैं, तो जरूरी है कि उन पर प्रतिबंध ना लगाए जाए जो कि विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। तो मतलब बच्चों हमें पता चल चुका है कि जो विकसित देश है ये क्या है, इन्होंने बहुत सारे उद्योग बनाए होंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, इन्होंने बहुत सारे उद्योग बनाए हैं। ये क्या है बच्चों, हमारे विकासशील देश हैं, ये भी उद्योग की प्रक्रिया से गुजारे, तो प्रतिबंध इन पे लगना चाहिए, इन पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्योंकि उद्योग की प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं। एक और चीज बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से दूर रखा जाना चाहिए किसको, विकासशील देशों को। तो ये बच्चों ध्यान रखना, इसका मतलब हमें सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होगी क्योंकि पर्यावरण को नुकसान किन्होंने पहुंचा है, विकसित देशों ने पहुंचा है, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए, विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। अगर बात करें किसकी, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया था, उसमें अगर भागीदारी की बात, उसकी बाध्यताओं की बात करें तो उनसे दूर रखा जाना चाहिए किसको, विकासशील देशों को। उसके अंडर में कौन आना चाहिए बच्चों, विकसित देश। यहाँ पे बच्चों पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट जो बचा है बच्चों वो पार्ट 3 में उसके रिगार्डिंग बातें करते हैं। थैंक यू।